वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं 24 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था रेट का शाम के वाले बैच में, यानी शिफ्ट 4 में, उसके साथ उसका साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। साइंस का टोटल 30 क्वेश्चन है, 30 के 30 हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एलईडी की फुल फॉर्म क्या है। आपको सबको पता होगा एलईडी की जो फुल फॉर्म है वो है लाइट इमिटिंग डायोड। यानी देखो पहला दिया लाइट इमिटिंग डायोड, ये नहीं हो सकता, ड्रम भी नहीं है, डायनामो भी नहीं है, तो क्या होगा लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन डी याद रखना। ठीक है, एलईडी का होगा लाइट इमिटिंग डायोड। और याद रखना जो हम पेपर सोल्व कर रहे हैं उसका पेपर कोड क्या है, पेपर कोड है ए। ठीक है, हम पेपर कोड ए को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, यही है हमारे पास, ए सोल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 121 का होगा ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 122। क्या कहता है, देखो विद्युत सेल होता है वो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो देखो विद्युत सेल में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, उसको वो किस में कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 122 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। ये कहता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो बहुत आसान है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि और अरुण वरुण, ये हमारे सीक्वेंस है ग्रहों का। ठीक है, क्या है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। उसने 4 ही दिया था, देखो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल पहले में हमारा सीक्वेंस आ गया, तो पहले आंसर चला जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो देख लेते हैं, शुक्र पहले आ गया, नहीं ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर इसने देखो बुध पृथ्वी दे दिया, पृथ्वी नहीं आता है, चौथे नंबर पर है। फिर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, अच्छा हाँ बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है ना। पृथ्वी तीसरा नंबर पर है, देखो बुध शुक्र मंगल पृथ्वी नहीं होगा, मैंने पहला गलत बता दिया था, ये वाला नहीं होगा, अपना ऑप्शन ये होगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऑप्शन थर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परिणाम परीक्षण का मापदंड नहीं है। ठीक है, अच्छे परीक्षण का मापदंड कौन सा नहीं है, देखो कौन सी विशेषता नहीं है। देखो अच्छे परीक्षण में विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसकी वैधता भी होनी चाहिए, ठीक है, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, व्यक्ति परक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी याद रखना 124 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 125। यह कहता है चावल की सूखी डंडियों से चावल को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे चावल सूखे हुए चावल है उसको निकालना है तो हम क्या करते हैं, थ्रेशर में निकालते हैं, तो याद रखना इसकी प्रोसेस है थ्रेशिंग। ठीक है, डंडियों से चावल निकालने की जो मेथड उसको हम थ्रेशिंग बोलेंगे। याद रखना यहाँ पे निष्पावन नहीं होगा, थ्रेशिंग आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा 125 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 126। समुद्री जल से साधारण नमक बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस काम में लेते हैं हम। याद रखना जो साधारण नमक बनाते हैं हम समुद्री जल से, वो बनाते हैं वाष्पन विधि से। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, पानी को भर देते हैं खाड़ियों में और फिर पानी वाष्प बन के उड़ जाता है और नमक वहां पे रह जाता है, तो हमारा वाष्पन विधि होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 127। ये कहता है चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए जो त्वचा पर केलेमाइन विलयन लगाते हैं उसमें कौन सा पदार्थ होता है केलेमाइन विलयन में। आपको याद रखना है केलेमाइन में होता है जिंक कार्बोनेट, ऑप्शन बी जाएगा 127वें क्वेश्चन का। ठीक है, 27वें का 127वां क्वेश्चन 127 उसका ऑप्शन बी जिंक कार्बोनेट, ऐसे ही आंसर है इसका। अगला है हमारे पास अम्ल वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है। देखो अम्ल वर्षा क्या होती है, जब जो pH 5.6 से कम हो जाता है पानी का, वर्षा के वाटर का, तो उसको हम अम्लीय वर्षा कहेंगे, और वो होता है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से। देखो H2O की वजह से तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन वैसे होंगे, CO की वजह से भी नहीं होता है अम्ल वर्षा, और CO2 की वजह से भी नहीं होती, तो किसकी वजह से होगी, SO2 और NO2 के ऑक्साइड। SO2 दिया, अपना ऑप्शन हो जाएगा SO2, 128 का ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 129। इसमें कहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से हैं। देखो दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको गर्म करने से वो पिघल जाते हैं और उनको दूसरे रूपों में भी परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं जिनको गर्म करके हम दूसरे रूपों में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो पॉलीथीन को गर्म करोगे तो पिघलेगी और पीवीसी को भी गर्म करोगे तो पिघलेगी, तो पहले ही आंसर कौन सा हो गया, देखो थर्मोसेटिंग का पूछा है ना, तो यार ये थर्मोप्लास्टिक है। अगला है पॉलीथीन और मेलामाइन। इसमें पॉलीथीन तो थर्मोप्लास्टिक है और मेलामाइन थर्मोसेटिंग है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है बेकेलाइट और पीवीसी। देखो पीवीसी तो गर्म करने से पिघलता है लेकिन बेकेलाइट नहीं पिघलता, ये है। तो अगला ऑप्शन बचा अपने बेकेलाइट और मेलामाइन, तो ये दोनों कैसे हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 130।
किलो जूल पर केजी की इकाई में सर्वाधिक ऊष्मीमान वाला ईंधन कौन सा है? ठीक है, सबसे ज्यादा ऊष्मीमान किसका होगा याद रखना। देखो तो सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का। जितने भी फ्यूल है, जितने भी ईंधन है, उसमें से सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है, ऊष्मीमान है, वो होता है हमारे हाइड्रोजन का। ऊष्मीमान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 131। एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में निहित शिक्षण साधन किस प्रकार का है? देखो प्रयोगशाला में वो क्या करेगा, करके सीखता है ना, कुछ न कुछ एक्टिविटी करेगा ना। देखो तो देखो श्रव्य तो सुनने जैसा तो कुछ होगा नहीं वहाँ पे, है ना। वैसे टीचर कहता है सुनता भी है, दृश्य श्रव्य कि देखो हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही आंसर जाएगा मेरे हिसाब से, वो जाएगा क्रियात्मक साधन। क्योंकि प्रयोगशाला में विद्यार्थी करके सीखता है ना, तो वहाँ तो कौन सा होंगे, क्रियात्मक साधन होंगे। ठीक है, और ये साइंस के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है तो एक्टिविटी ऐड होगा इसका आंसर। बाकी जो बोर्ड मानेगा उसको हम सही मानेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 132 है। वो कहता है किस समूह में एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं? एक कोशिकी यूकैरियोटिक किसमें सम्मिलित किए जाएंगे? देखो मोनेरा में होते हैं एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक, तो ये होगा नहीं। प्रोटिस्टा में सारे के सारे एक कोशिकी और यूकैरियोटिक है, तो ऑप्शन चला जाएगा हमारा डी। बाकी प्लांटी में देखो बहुकोशिकी है, फंजाई में भी बहुकोशिकी है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा एक कोशिकी और यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निषेचन के पश्चात एक विकसित और परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? देखो याद रखना, फर्टिलाइजेशन है निषेचन के बाद में, परिपक्व अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। ठीक है, फल का निर्माण होगा, याद रखना आपको अंडाशय से। तो ऑप्शन इसका सी जाएगा। देखो सीड किससे बनता है? सीड बनता है ओव्यूल से। ओव्यूल से तो बनेगा बीज, ठीक है, और जो हमारा जाइगोट था, जाइगोट से बनेगा भ्रूण। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा परिपक्व अंडाशय को हम फल कहते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन 134। जो कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? देखो सूर्य का प्रकाश की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो C3 प्लांट होते हैं उनमें तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही बंद हो जाती है, तो ऑक्सीजन की जरूरत हमें नहीं होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 135। वो कहता है पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, केल्विन साइकिल भी नहीं होगा, इसका किण्वन भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। जो होता है हमारे साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में होता है, जिसमें एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के ग्लूकोज बनते हैं। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, याद रखना। ठीक है, हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 136। सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया था? याद रखना है वो क्या था, कैमिलो गोल्जी ने, इसलिए इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज करी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की करी थी। ठीक है, ल्यूवेनहोफ था जिसने माइक्रोस्कोप देखा था, जीवित कोशिका सबसे पहले देखी थी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन 137। कौन सा जीवाणु मानव में काली खांसी रोग पैदा करता है? तो याद रखना ये होता है बॉडीटेला पर्टुसिस से। काली खांसी को हम पर्टुसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडीटेला पर्टुसिस से होता है काली खांसी। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां किस प्रकार की होती है? देखो एपोक्राइन की होती है, वो होती है तो हमारे में सीबेसियस ग्लैंड होती है ना, वो याद रखना। इसमें देखो स्वेट पूछा है ना, तो स्वेट मतलब पसीने वाली जो ग्रंथियां ना, वो किस प्रकार की? एपोक्राइन होती है मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, और एक क्राइन है ना, एक क्राइन होती है हमारी स्वेट यानी स्वेट ग्लैंड जो पसीने वाली है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 139। क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 139 वो कहता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। तो बचा कौन सा? डी होता है विटामिन डी की कमी से। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 140। प्राणी कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म होता है? देखो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, प्लाज्मोडियम में नहीं होता है, हाइड्रा में होता है मुकुलन से। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा में बडिंग से होता है, इसके अलावा ईस्ट में आ जाए तो भी बडिंग ईस्ट ही होता है, तो इसमें ईस्ट दिया नहीं तो हाइड्रा आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। ये कहता है कौन सा हार्मोन
अंडाशय में अंडाओं के परिपक्वन को नियंत्रित करता है। देखो तो इसमें यहाँ आता है हमारा FSH, नाम है इसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल है मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट करेगा, एक का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। ADH नहीं है, ये TSH भी नहीं है, GH भी नहीं है, तो हमारा FSH आंसर जाएगा इसका। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 142, यौन संचालित रोग का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा है। देखो टीबी होता है क्या, नहीं, टीबी यौन संचालित नहीं है, कैंसर भी नहीं है, न्यूमोनिया भी नहीं है, बच्चा कौन सा, गोनेरिया, ठीक है। निसर्गिक गोनेरिया ऐसे होता है, ये यौन संचालित रोग है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन पूछा इसने, खरीफ की फसल कौन सी है, ये खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा है। देखो खरीफ की फसल जो हम बारिश के सीजन में बोते हैं, जो अभी जो सीजन चल रहा है, अभी जो फसलें बो रखी है, देखो चना बोते हैं क्या, अभी नहीं बोते हैं, ठीक है। मटर बोते हैं क्या, अभी मटर भी नहीं बोते हैं, अलसी भी नहीं बोते हैं, ठीक है। मक्का बोते हैं, तो मक्का हमारी खरीफ की फसल है। वैसे मक्का पूरा साल भर बोते हैं, लेकिन बेसिकली ये खरीफ की फसल है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 144, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन से सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्टी है, क्योंकि सबसे प्राचीन तो कैसे पता लगाएंगे हम। देखो स्मृति विधि है ना, कुछ भी चीज़ को सुनाओ और वैसा का वैसा आपको याद रखना है, वो तो प्राचीन काल में ये भी होता था, लेकिन प्रोजेक्टिव मेथड तो होती नहीं थी प्राचीन काल में, ठीक है। मूल्यांकन का भी ऐसा कुछ था नहीं। मेरे हिसाब से कहानी और स्मृति में से आंसर जाएगा, तो कहानी विधि इसका सही आंसर हो सकता है। बाकी बोर्ड जो आंसर सही मानेगा उसको हम सही मानेंगे इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 145, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का क्या तात्पर्य। देखो व्यापक का मतलब है शैक्षिक और स्वशैक्षणिक दोनों ही गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाए। शैक्षिक का मूल्यांकन नहीं, शैक्षिक के अलावा भी स्वशैक्षिक होगी, स्वशैक्षिक का ये भी नहीं, दोनों साथ में होना चाहिए। शैक्षिक और स्वशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है, उसी को हम व्यापक मूल्यांकन कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी होगा 145 का। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है, यानी देखने में कौन से काम में नहीं आती है। देखो प्रोजेक्ट हम देखते हैं, प्रोजेक्टर को, ठीक है, पोस्टर को भी हम देखते हैं, फिर स्ट्रीम को भी हम देखते हैं, लेकिन ग्रामोफोन होता है ना, ये सुनने के लिए श्रव्य उपकरण है, ये दृश्य नहीं है। ऑप्शन डी 146वें क्वेश्चन का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 147। देखो अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने कहा है कि यदि बल F किसी A क्षेत्र पर लग रहा है, तो बल को 2 गुना करना है, क्षेत्र को आधा करना है, तो परिणामी दाब क्या हो जाएगा। देखो फॉर्मूला होता है P बराबर F/A, ठीक है, ऊपर होगा F/A होगा इसमें, ठीक है। हमने बल को क्या किया, F से 2F कर दिया, ये 2F हो गया, ठीक है। और जो क्षेत्र था वो आधा कर दिया, मतलब 1/2, ये भी ऊपर चला गया इंटू 2, तो 2 कितना हो गया 4, तो याद रखना यहाँ का जो दाब है वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। 147वें क्वेश्चन का आंसर होगा 4 गुना, 2 टाइम्स, ये ऑप्शन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 148। इसने कहा है कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्यालों में डुबाया जाता है, तो उसका दूसरा सिरा क्या होगा, सवहन से ठंडा होगा, विकिरण से ठंडा होगा, या चालन से ठंडा होगा। तो याद रखना ये ठंडा नहीं होगा, 11th फिजिक्स में दे रखा है, ये ठंडा नहीं होगा NCERT में, ठीक है। ऑप्शन डी जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 149। इसने कहा है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का बनता है। देखो आभासी बनता है, देखो वास्तविक तो बनेगा नहीं, तो दोनों ऑप्शन तो वैसे कट गए हमारे, ठीक है। आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ये भी सही है, लेकिन आवर्धित बड़ा बनेगा क्या, नहीं, वस्तु के आकार का ही बनेगा, बिंब के साइज का आकार का बनेगा, याद रखना ये ऑप्शन हमारा ही जाएगा इसका। समतल दर्पण से हमेशा आभासी दर्पण के पीछे और बिंब के साइज के बराबर बनेगा, ऑप्शन बी। और लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन 150। इसने पूछा है स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा कितनी है, कहाँ तक सुन सकता है। तो जो मनुष्य के जो कान होते हैं वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, ऑप्शन सी। तो ये थे हमारे जो 24 जुलाई को एग्जाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, यानी शिफ्ट 4 में, उसके साइंस के क्वेश्चन। हमने कोशिश करी है आपको सही से आंसर बताने की। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन होता है तो जो बोर्ड जो आंसर सही मानेगा उसको हम मानेंगे। थैंक यू सो मच।